हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस, यानी कि हम लोगों का ये जो चैप्टर नंबर 10 का, दैट मीन्स जो वेक्टर अलजेब्रा का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस बेसिस पर पहले आप कोशिश करोगे सॉल्व करने की। देखो सॉल्यूशन जो है ना, मतलब डायरेक्टली नहीं देखा जाता। ऐसे नहीं बोल करते कि हाँ ठीक है सर आप सॉल्व कर लो, हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, कोशिश आपको पहले खुद से कर रही है ना। जितनी आप आपके पास कैपेबिलिटीज हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, पहले आप उनको सोचो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, थोड़ा सा मंथन करो। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद आप हेल्प लो। तो कोशिश आपको करनी है कि पहले आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, जितनी पॉसिबिलिटीज है आप लगा दो अपने माइंड की ना। फिर उसके बाद आप, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा कहीं गलत कर रहे हैं, फिर हमें थोड़ा सा कहीं हिंट की जरूरत है, फिर आप देखो इस चीज़ को। अरे और समय, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो लगाने के बाद ठीक है ना, अगर आप डायरेक्टली अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपको फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली। क्या बोल रहा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, जैसे एग्जांपल वाला हमने एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। एक्स वाई प्लेन में आपको यूनिट वेक्टर निकालनी है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो वहाँ वाले क्वेश्चन में, यानी कि जो एग्जांपल का हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिया था। ठीक है, बस बोला था कि एक्स वाई प्लेन है, बट पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी कि भाई किस कौन सी डायरेक्शन में। कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो अब यहाँ पर ये एकदम सही चीज़ है, दैट मीन्स इसका आपको एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। तो मान लेते हैं सर हमारे पास एक्स वाई प्लेन हम कैसे बनाएंगे। तो इधर हमारी एक्स एक्सिस होगी, इधर हमारी एक्स डैश होगी, इधर हमारा वाई होगा और इधर हमारा वाई डैश होगा। अब कह रहा है कि जो प्लेन आपको लेना है वो एक्स वाई प्लेन में लेना है। ठीक है, तो सर ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है। एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो 30 डिग्री पॉजिटिव, तो भाई यही तो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो मान लो आपने कहा कि सर हमने, ये हमारी कोई एक वेक्टर है ओपी, मान लेते हैं ये आपकी ओ है और ये आपकी है पी। सिंपल, यहां से क्या करो पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स एक्सिस देखो कैसे एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स ये जो एंगल बना रहा है वो, यानी कि आप जो थीटा रखोगे वो कितना रखोगे, वो आप रखोगे 30 डिग्री। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर एक फॉल्ट करो लाइन। तो मान लिया कि आपकी यहाँ से यहाँ तक आपने इस पॉइंट को मान लिया एम, दैट मीन्स पी एम। ठीक है, तो आपको ये वेक्टर ओपी निकालना है, समझो बात को। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट कर लेते हैं से सेम जैसे हमने वहां पर कंसीडर किया था। तो देखो लेट कर लिया जाए, हमने कहा सर लेट करते हैं, लेट यूनिट वेक्टर। और कैसा बोला, कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेट कर लेते हैं ओपी, और ओपी मान लो हमारी ये यूनिट वेक्टर मान लो आर है, समथिंग कुछ भी है। तो ओपी इज इक्वल टू, देखो होगा क्या, आप सर कह रहे हो कि एक हमारी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रही है, एक ऐसे गई। तो हम मान लो हम अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिलाते हैं तो हमारी ये एक ट्राइंगल बन रही है ओ पी एम। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको ये कहोगे क्या कि देखो मान लिया कि ओ एम डायरेक्शन में आपने जो डिस्टेंस चली है वो मान लो एक्स है, और एम पी डायरेक्शन में आपने, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में आपने जो डिस्टेंस चली यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो वाई है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप मतलब वही वेक्टर सम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करो। तो एक्स एक्स एक्सिस में आप जब चलोगे तो क्या कहोगे, आप कहोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो होगा। इसमें आप कोई जेड डायरेक्ट, मतलब जेड प्लेन तो कोई है नहीं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, तो जेड एक्सिस तो कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे, केवल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लोगे। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपकी ये जो ओपी है ना, ये आपने जो वेक्टर निकाला है वो आपकी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो मॉड ऑफ ओपी जो आप निकालोगे, दैट मीन्स जो मॉड ऑफ आर निकालोगे, या फिर आप इसको केवल आर भी बोल सकते हो। हम ये कई बार इन चीज़ों को इस तरीके से करके लिख रहा था कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मॉड ऑफ वेक्टर आर या मॉड ऑफ एपी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ये साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से क्या करना है ना, आपको यहाँ से इस x की और इस y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, मेरी बात बताओ, यहाँ से अगर आपको अगर x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप देखो क्या करोगे, ये आपकी है बेस, ये आपका है थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये बेस होगा, और ये हमारा हुआ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी, 1 है, और ये हमारी है y। तो हमें यहाँ से निकालना है x, जो कि हमें पता है, देखो हमें पता है बेस, हमें पता है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस के लिए, बेस और हाइपोटेनस के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कॉस थीटा। सुनने का सर, सिंस कॉस थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स अब एक्स अपॉन हाइपोटेनस देखो कितनी है ओपी,
और ये कौन सी ओपी, ये वाली ओपी, मैग्नीट्यूड ओ वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड हम इसको कह रहे हैं, ठीक है ये। ओके समझ रहे हो, ये केवल आप यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाओगे, ओपी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू देखो आपको एक्स ही रखनी है और ओपी की वैल्यू आपको रखनी है 1। सो फाइनली cos 30 की वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो फाइनली आपने एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, √3/2। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, साइन। अब देखो हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए हमें देखो क्या, ये हमारी क्या है, ये हमारी है एक परपेंडिकुलर है। अगर भाई अगर ये थीटा है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है और आपके पास है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए हम क्या लगाते हैं, sin 30। दैट मीन्स sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स एमपी मतलब y अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 1। सो sin 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1/√2, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1/2। हैंस क्या क्या देंगे, हैंस यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, हैंस यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, देखो एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2 आई कैप प्लस, और y की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 जे कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बस हो गया, क्लियर है, बस इतनी सी बात है। या फिर आपने अगर एग्जांपल अगर आपने सॉल्व आपने अगर एग्जांपल अगर सॉल्व किया होगा, तो आपने बताया था ना कि cos थीटा sin थीटा आया था, तो सिंपल आप cos थीटा की जगह क्या रख दो, थीटा की जगह आप जो है 30 डिग्री रख लो, खुद ब खुद आपका ये आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना और कुछ भी नहीं। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों ने लगा लिया होगा ना, आई होप, हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोग एग्जाम्पल लगा करके यहाँ पर आए हुए हो। देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। याद आया स्केलर कंपोनेंट, किस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट हम कैसे निकालते थे। हम लोगों ने ये फर्स्ट अपने वीडियोस में देखा था वेक्टर वाले के, मतलब इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये तो बात की बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, मतलब पी क्यू को ज्वाइन किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, सोचो एक कोई पॉइंट है, तो ये पी की ये मतलब ये इसका भी हम इस पी का क्या कर ले, हम इस पी का वेक्टर पी का मतलब ये हमारी जो ज्वाइनिंग जो पॉइंट पी है ना, हम इसकी पोजीशन वेक्टर लिख लें और इस क्यू की भी क्या कर ले, पोजीशन वेक्टर लिख लें। तो हमने कहा सर क्या, सबसे पहले तो आप इसको पोजीशन वेक्टर लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना हो जाएगा, ओपी। क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू x1 y1, ये है आपका z1 है ना, ये z1 है। तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड क्या निकालना है, स्केलर कम, तो ठीक है भाई, पहले हम पी क्यू तो निकाल लें। देखो पी क्यू, सो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू दैट कितना हो जाएगा, देखो ओ क्यू माइनस ओ पी, फाइनल माइनस इनिशियल, ओ क्यू देखो कितना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस OP देखो कितना है, x1 आई कैप, डायरेक्टली सिंबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिंबल को हम डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, है ना। तो x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। चलो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से आई आप कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, देखो x2 माइनस x1 आई कैप, फिर यहाँ से देखो यहाँ से आपने जे कॉमन लिया तो प्लस का आपने जे कॉमन लिया, क्या बचा y2 माइनस y1 जे कैप, फिर प्लस का यहाँ से आपने z को के कॉमन लिया, क्या बचा z2 माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपने पी क्यू निकाल लिया। क्या बोला है कि इस पी क्यू का आपको क्या निकालना है, स्केलर कंपोनेंट निकालना है। स्केलर कंपोनेंट कहने का सीन क्या है कि आई का जो भी कॉफिशिएंट होगा, जे का जो भी कॉफिशिएंट होगा, के का जो भी कॉफिशिएंट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे स्केलर कंपोनेंट, यानी कि ये हमारी क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। सो बता दो आप क्या, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट, पहला देखो हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये हमारा हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट। फाइनली आपसे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला, चलो निकाल दो भाई, एंड मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओपन मत करो, ओपन करके कर ही क्या लोगे आप, मतलब क्या ही कर सकते हो आप बताओ, कुछ कर लोगे क्या, कुछ नहीं कर लोगे, ये फालतू
है ना, कोई मतलब नहीं ओपन करने का। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ये आपकी हो गई मैग्नीट्यूड और ये आपकी हो गई स्केलर कंपोनेंट। ये फाइनल आपका आंसर होगा ये दोनों। आ रही बात समझ में? देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं ईस्ट ऑफ द नॉर्थ का। एंड देन स्टॉप्स, फिर वहां पर जाकर के वो रुक गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। ओके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया है, हमने ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में, यानी कि हमने अपने वीडियो के फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने इस टाइप के देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। चलो, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करते हो सर, ये हमारी होती है नॉर्थ, ये हमारी होती है साउथ, और ये हमारा होता है क्या, ईस्ट, और ये हमारा होता है वेस्ट, होता है NEWS। इस तरीके हम लोग यूज करके ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। अब देखो लड़की को चलाओ भाई, कहाँ लड़की कैसे चल रही है, लड़की कहाँ जा रही हो, देखो ये ये देखो कहाँ जा रही है, गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है सर, अच्छी बात है, जाने दो इसको। तो वेस्ट की तरफ ये मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 किलोमीटर मान लेते हैं, ये वेस्ट की तरफ चली। और मान लो अभी इसकी इनिशियल पॉइंट कितनी थी, O थी। और मान लो ये चलते 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 चलते, ठीक है, 4 किलोमीटर चली, और 4 किलोमीटर चल करके मान लो ये पॉइंट A पर पहुंच गई। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है ना। अच्छा, ओके, ठीक है, ये वेस्ट है, ईस्ट नहीं है, वेस्ट। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। अब सही इसका मतलब समझते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या बोल रहे हैं। देन शी वॉक 30 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। देखो ध्यान से इस वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। क्या मतलब इसका, मान लो आप किसी भी पॉइंट पर हो, और हम कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर N है, किसी भी आप एक पॉइंट पर हो, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप ले लो, ठीक है। ये आपकी साउथ है, और ये आपकी होगी ईस्ट, और ये सॉरी ये आपका होगा वेस्ट, और ये आपका होगा ईस्ट, है ना। आप कह रहे हो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ध्यान से बात समझो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट और नॉर्थ ये है आपकी। अच्छा, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि आप इस तरफ चलोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ना तो ईस्ट ना तो नॉर्थ, कैसे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, अब ये 30 डिग्री बनाया किसके साथ जाए, समझना ध्यान से, इस नॉर्थ वाले के साथ, यानी कि ये एंगल बनाया जाए 30 डिग्री, या ये वाला एंगल बनाया जाए 30 डिग्री। तो देखो इसका भी क्वेश्चन आपका आंसर में ही छुपा है। कह रहा है अगर ये बोलता है ना कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि जो आप 30 जो डिग्री बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, वो आप नॉर्थ से बनाओगे। दैट मीन्स ये आप मेंशन करोगे 30 डिग्री। चलो, ये बात आपको समझ में आई। चलो, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। आपने कहा सर लड़की जो है यहाँ पर आ गई, 4 किलोमीटर ये चली, और 4 किलोमीटर चल करके यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से वो कैसे जा रही है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। देन शी वॉक 3 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर चली है, 3 किलोमीटर। अच्छा देखो, अब जिस पॉइंट पर लड़की है, आप उस पॉइंट पर फिर से क्या कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप फिर से बना लो, एक इमेजिनरी मान लो, है ना। ये आपकी इधर क्या होगी, आपकी इधर नॉर्थ होगी, या आपकी इधर साउथ होगी, इधर आपकी ईस्ट है, इधर आपकी वेस्ट है। तो 3 किलोमीटर चलना है कैसे, इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जैसे आपने कहा सर ये हमारी है, ठीक है। अब यहाँ से वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ की चल रही, दैट मीन्स वो इधर की तरफ जा रही है, और वो कितने किलोमीटर चली है, वो चली है 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली, 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, वो कितनी होगी, 3 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, और एंगल आप कहाँ से बनाओगे, वही ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है बच्चे, वो एंगल कितना होगा आपका, वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। मान लो यहाँ पर पहुंच गई, 3 किलोमीटर चली, ऑब्वियस बात है यहीं पर पहुंचेगी। मान लो कि हमने इस पॉइंट को मान लिया O है, ये हमारा A है, मान लो हमारा ये पॉइंट है B। तो कह रहा है कि एंड स्टॉप्स, ठीक है, यहाँ पर आकर के वो रुक गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, सिंपल सी बात है। देखो गर्ल्स की जो इनिशियल वो जो गर्ल थी, उस लड़की की जो इनिशियल पॉइंट थी वो कहाँ थी, यहाँ पर थी। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहीं तो होगी, आ रही बात समझ में, वो यहीं तो होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइनली पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बस आपको इतना बताना है, समझ गए। दैट मीन्स आपको क्या बताना है, दैट मीन्स आपको O भी बताना है। चलो, तो आप कह रहे हो सर ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो देखो अगर हम ये एंगल निकालना चाहें, ये पूरा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे पता सर,
देखो ये इस वाली लाइन से यहाँ तक इस पूरे वाले इस एक्स एक्सिस तक, ये जो एक्स डैश एक्सिस है यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना होता 90, ये 30 है, तो 90 में से 30 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। दैट मीन्स आप ये कहोगे कि आपको चाहिए ओ बी फाइंड। आपको देखो सिंपल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको गर्ल की डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपको ओ बी निकालना ना भाई। इनिशियल से फाइनल तक की पोजीशन वही आपकी क्या होगी, गर्ल्स की डिस्प्ले, ये यही उस गर्ल की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपको चाहिए ओ बी। तो ओ बी कहने का देखो सीन क्या है, ओ बी के लिए देखो आप क्या करोगे, आप ओ बी के लिए देखो क्या कर रहे हो, ओ ए, दैट मीन्स ओ बी कहने का सीन क्या है कि आपको करना, देखो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ओ ए प्लस ए बी, ये तो करोगे। ओ बी के लिए क्या करोगे आप, ओ बी इज इक्वल टू क्या करोगे, ओ ए प्लस ए बी। तो आपको निकालना है ओ ए। अच्छा देखो ओ ए के लिए देखो आप क्या करोगे, अब ये एक्स एक्सिस में चली है कितना 4 किलोमीटर और निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो अगर आप इस ओ ए का अगर आप वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर अगर लेना चाहो तो क्या करोगे, 4 आई कैप, और आई कैप कैसे लोगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि आप निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, दैट मीन्स माइनस का 4 आई कैप। अच्छा अगर आप बात करो ए बी की, है ना, तो ए बी, अब ए बी का थोड़ा सा मुश्किल है, देखो ए बी का मुश्किल नहीं है, ए बी तो आपने कहा सर ए बी जो है ना हमारी कुछ वो एंगल बना रही है समथिंग, याद करो एंगल बना रही, जो हमारा जो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एंगल बना रही थी। तो जब एंगल बना रही है तो आप देखो क्या करोगे इस केस में, देखो ऐसे करते हैं थोड़ा सा, इस ए बी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं। सर यही तो है हमारी ए बी, बोलो यही तो है ना हमारी ए बी, और ये देखो याद आया, और ये देखो और ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक ये ठीक ठीक, आपको ये ए बी चाहिए, तो सॉरी आपको ये ए बी चाहिए, तो आप देखो इस ए बी के लिए क्या कहोगे, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या। आपने कहा अगर आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो आप ये कहोगे क्या कि cos 60 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप। गड़बड़ है ना ये, देखो क्यों गड़बड़ है, हम cos 60 आई कैप, ये देखो डायरेक्टली, देखो इसको हम लोग रूल के थ्रू करते हैं, देखो कन्फ्यूजन एकदम नहीं करना है, एकदम नहीं करना, ठीक है, मेरी बात समझ लो, देखो ठीक है। आपने कहा सर आपको ये ए बी चाहिए, ठीक, तो इस ए बी की देखो मैग्नीट्यूड दे दी है कितनी 3, याद करो हमने यहाँ पर जो भी लिखा था ना वो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जब हम बात करते थे जब हमने जो फर्स्ट वाला हमने जो क्वेश्चन किया था तो उसकी मैग्नीट्यूड बोलता था सर कि उसकी जो मैग्नीट्यूड ना वो 1 है, तो 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो गया, 1 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन क्या इसमें भी इस ए बी का मैग्नीट्यूड 1 है, बिल्कुल नहीं, इसकी वैल्यू ये कोई यूनिट वेक्टर नहीं है ना, इसकी पर्टिकुलर हुई एक मैग्नीट्यूड अदर देन 1 है, दैट मीन्स 3। तो सिंपल, कुछ नहीं, जाने दो, रटना एकदम नहीं है। आपने कहा सर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास m है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक y है ना। तो देखो आप क्या कहोगे, इस ए बी हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारी जो ए बी है वो हमारी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप ये करोगे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, आप ये करोगे। चलो देखो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, सर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सर एक्स इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो एक्स के लिए देखो सेम वही आपको लेना पड़ेगा, क्या, ये आपकी बेस हो गई, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। तो आपको निकालना है एक्स, दैट मीन्स आपको निकालना है बेस। तो बेस निकालने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 60, कॉस 60 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का देखो मतलब कितना है 3, समझ में आ रही बात। तो देखो एक्स इज इक्वल टू देखो फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3 cos 60, ठीक है, और 3 cos 60 का मतलब आप जानते हो, है ना, तो यानी कि 3 इंटू cos 60 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, सॉरी कटेगा तो नहीं यार, क्या कर रहे हैं ये, 3 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, तो 3/2। फिलहाल x की आपने वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली y वाले पर आओ भाई,
वाई है, वाई देखो आपकी क्या, वाई आपकी है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। मैंने आपको बताया था लाल बटे काका वाला या पीवीपी अपॉन एचएसबी वाला, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एग्जाम्पल्स में। तो साइन 60, ठीक है, साइन 60 इज इक्वल टू, समझ में आ रही बात ना, बहुत ज़्यादा ये रटने वाली एकदम चीज़ नहीं है, ठीक है। साइन 60 का मतलब क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो आपको आपकी कितनी है एम और अपॉन हाइपोटेनस देखो कितनी है 3, ठीक है। तो साइन 60 की देखो वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू एम और इस 3 को क्या कर दो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी कि एम बी इज इक्वल टू देखो कितना आया, एम बी का मतलब क्या, एम बी का मतलब वाई, एम बी का मतलब क्या वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया 3√3/2, समझ रहे हो। तो फाइनली आपने कहा कि सर आपकी जो ए बी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ए बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 3/2 आई कैप और प्लस y की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, तो y की वैल्यू रखनी है आपको 3√3/2 जे कैप, बस यही आपकी ए बी होगी। ये बात जिस बच्चों को समझ में आ गई, देखो ये कुछ नहीं है यार, ये सिंपल हमारे फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन का पार्ट है। फर्क क्या है पता है, वहां पर आपके पास 1 दिया हुआ होता था ये मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड 3 दे दिया, इसलिए थोड़ा सा ये चीज चेंज आ गया है। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमने इसे के अलावा अगर कोई भी अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया है, हमने एग्जांपल्स में हमने एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा अगर एक्स वाई डायरेक्शन में अगर दिया होता है तो फिर हमने एक क्वेश्चन इसका इसी एक्सरसाइज का यानी कि इसमें मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज का किया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सेम उसी बेसिस पे हमारा ये हमने ए बी ही निकाल दिया है, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ से देखो ए बी की जगह क्या रख दोगे, क्या निकाला आपने 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप रख देते हैं। सो ए बी इक्वल टू देखो आपको क्या है, ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐसे जूम करके यहाँ पर किए, कौन सा वाला पोर्शन केवल लिए हैं, देखो ए बी वाला पोर्शन लिया, और ए बी वाला पोर्शन आप जस्ट वैसे निकालो जैसे आप निकालते थे। तो कितना आ गया आपके पास, ये आपके कितना आया था 3/2 आई कैप प्लस 3√3, ओके 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, समझ रहे हो। ये आपने ओ ए निकाल लिया, आपने ये ए बी निकाल लिया। तो फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सर ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू देखो रख दो इस वाले फॉर्मूले में, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए की देखो वैल्यू कितनी है -4 आई कैप प्लस ओ बी सॉरी ए बी की देखो वैल्यू कितनी है, तो 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। भाई जो आई वाले हैं उनको आपस में ऐड कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस ऐसा समझ लो -4 और प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -8 प्लस 3/2, दैट मीन्स -5/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास -5/, वो भी इज इक्वल टू -5/2 आई कैप और प्लस ये आपका बच गया 3√3, इसमें और कोई जे तो है नहीं, जे कैप। तो ये फाइनल आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओ बी, ठीक है। और पूछा क्या है कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फॉर एन इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, तो ठीक है यही क्या होगी, यही उस गर्ल की क्या होगी, जो है डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम हर डिपार्चर, यानी कि जो ओ बी होगा वो ये होगा। डिस्प्लेसमेंट बोला है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। मान लो अगर एग्जैक्टली अगर डिस्टेंस पूछता तो आप इसका, अगर मान लो एग्जैक्टली अगर डिस्टेंस बोलता, देखो डिस्प्लेसमेंट बोला है इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, आई और जे के फॉर्म में छोड़ रहे हैं। या फिर चाहो तो आप इसका जो है मॉड ऑफ ओ बी निकाल लो, तो मॉड ऑफ ओ बी निकालोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो जो लड़की है वो कितने किलोमीटर चली है। अब क्यों चली है क्या पता, लेकिन चली है, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर इतना ही छोड़ दोगे, दैट मीन्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उस गर्ल का, आपका नहीं, उस गर्ल का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। ओके फाइनली देखो ये चीज़ थोड़ी सी बात समझो, है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा आप मेरे को कमेंट करके बताओ, हाँ सर ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके ये पोर्शन कुछ नहीं है, ये वाला पोर्शन ए बी वाला पोर्शन देखो यहाँ पर ऐसा निकालना है, जिस तरीके से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को किया सेम वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना। देखो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ वेक्टर, देखो वेक्टर में और इसके मैग्नीट्यूड में फर्क होता है, वही चीज है ये, ध्यान से मेरी बात समझो। कह रहा है कि वेक्टर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, ये दे दिया है, ये ऐसा है, ये फैक्ट है। तो कह रहा है कि क्या देन इज इट ट्रू दैट, तो क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है। देखो अब फर्क है ना, यहाँ पर ये वेक्टर में है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो कह रहा है कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो क्या ये पॉसिबल है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा, देखो हमने कहा सर अगर हमारी ये वेक्टर है सपोज करो, तो ये वेक्टर जो ए होगी, अब बेसिकली इसकी दो कंडीशन है।
देखो ये पॉसिबल है या नहीं है डिपेंड करेगा सर हम अपने इन पॉइंट्स को, हम अपने इन वेक्टर को कहाँ ले रहे हैं। मान लो हमने कहा कि सर अगर देखो बात समझो यहाँ से, सिंस हमारे पास ये गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये गिवन है। तो कह रहा है कि बताओ क्या ये भी पॉसिबल है, तो मे भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखो लेट कर लिया जाए कि हमारे ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी और सी हैं, ये मान लो आपस में एक कोलिनियर है। दो कंडीशन है, या तो ये आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, या तो ये आपस में एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। देखो अगर ये कोलिनियर हो रहे होंगे तो मान लो यहाँ पर एक वेक्टर ए होगा, यहाँ पर वेक्टर बी होगा और यहाँ पर वेक्टर सी होगा। तो अगर ये कोलिनियर हो रहा होगा तो हमने कहा सर ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, तो हम क्या कहेंगे, देखो अब इस वेक्टर ए को मान लेते हैं कि हम पॉइंट जो है मान लेते हैं ये आपकी ए बी और ये बी सी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो दैट मीन्स आपने कहा सर ए से बी, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। अगर ये कोलिनियर हुआ तब, ठीक है, ये वही है, ए बी का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर बी, बी सी का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर सी और ए सी का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये ऐसा अगर कोलिनियर हो रहा होगा तो ये ऐसा फॉलो करेगा। मान लो अगर ये कोलिनियर नहीं होगा तो क्या होगा, कोलिनियर नहीं है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, और मान लो एक पॉइंट यहाँ पर हो गई, तो फिर क्या बन रहा होगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये क्या होगा, एक हम दोनों केसेस लेकर के चलेंगे ना, हमें क्या होगा, ठीक। तो हमने कहा कि मान लेते हम इसको पहले हम एक कोलिनियर मान करके चल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा सो हमारे पास पॉसिबिलिटी देखो क्या है कि हमारे जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स ए कॉमा बी एंड सी आर क्या क्या दिया जाए, इधर ऐसे बता दो, आर कोलिनियर, आर वाले लाई होगा, आर कोलिनियर और फॉर्म ए ट्राइंगल। देखो ये दोनों ही केस में सही है। जैसे आप कहते हो सर कि अगर आपके पास अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, ए है और बी है, तो आप क्या लेते थे, आप ये लेते थे ना सी, तो आप ये कहते थे ना कि मान लो आपने यहाँ पे वेक्टर ए लिखा है, यहाँ पे आपने वेक्टर बी लिखा और यहाँ पर आपने वेक्टर सी लिखा, तो आप ये कहते थे ना क्या कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी। बिल्कुल ये लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर मान लो अगर ये कोलिनियर होगा तो कोलिनियर के केस में भी आप क्या लिखोगे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये लिखोगे, ठीक है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये किसके लिए, ये जो आपका ये जो गिवन है ना ए इज इक्वल टू बी प्लस, ये किसके लिए वैलिड होगा, ये आपका वैलिड होगा इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये ट्राइंगल ये एंगल सम मतलब साइड को ऐड करने की, जैसे आपने वेक्टर को ऐड करने की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि किस तरीके से हेड को उसके टेल से ऐड करते हैं, तो ये वही चीज है। तो हम मान लो बात करें, हम पहले फर्स्ट केस की बात करें, हम कोलिनियर लेकर के चल रहे हैं। हमने कहा सर क्या कि व्हेन वेक्टर ए बी एंड सी, ए बी सी आर कोलिनियर, ये वेक्टर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझो। देखो अगर ये कोलिनियर है तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए है वो है वेक्टर ए सी, मतलब ऐसे समझो ए बी सी है ना। तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अगर आप ए सी लेते हो तो जिसको आप बोल रहे हो वेक्टर ए सी, अगर आप ए बी लेते हो जिसको आप बोल रहे हो वेक्टर ए बी, और अगर आप बी सी लेते हो जिसको आप बोल रहे हो वेक्टर बी सी, है ना। तो आप ये कहो लेट कर लेते हैं क्या कि हमारा जो वेक्टर ए है वो हमारा क्या है, ए सी है। फिर सिमिलरली हमारी जो वेक्टर बी होगी वो क्या होगी, ए बी होगी, ठीक। और जो वेक्टर सी है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी बी सी, ठीक है। सो अच्छा, तो देखो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सो हम ये कह सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ, अगर हम इनका मॉड ले लें दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखो मॉड का मतलब कि पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट मीन्स जो मॉड ऑफ वेक्टर आपकी जो ए है वो क्या, आप क्या कह सकते हो उसको, आप ए सी बोल सकते हो। एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी आप उसको ए बी बोल सकते हो केवल। एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी आप उसे केवल बी सी बोल सकते हो। तो इस केस में देखो ये तो पॉसिबल है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो क्या कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। दैट मीन्स ए सी की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। हम इसको किसी एक पॉइंट के थ्रू समझ रहे हैं, मतलब अभी हम इसको कोलिनियरिटी के हेल्प से समझ रहे हैं। तो कोलिनियर के लिए ये पॉसिबल है ना। ओके नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की।
हमने कहा सर केस हम बात करते हैं टू की, कि व्हेन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर फॉर्म्ड ट्राइंगल। सोचो, तो ट्राइंगल के लिए भी आपकी ये वाली ये जो वेक्टर सम प्रॉपर्टी है ये तो फॉलो करेगा ही करेगा ना। दैट मीन्स ट्राइंगल के लिए आप ये बताओगे ना कि भाई ट्राइंगल लॉ के थ्रू आप ये कर सकते हो ना कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। याद आया? मान लो आपने कहा सर ये हमारी सी है, ये ए है, ये बी है, या मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप क्या कहोगे? वेक्टर देखो ये इसका रिजल्टेंट है, या फिर जो भी ले लो। जैसे आपने कहा कि मान लो ये आपकी ए है, कुछ भी ले लिया, जैसे आपने कहा कि ठीक है ये आपकी ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो देखो आप क्या कहोगे? ये आपकी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप ये बोलोगे वेक्टर, हाँ ये सॉरी ये वाला होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, ये वैलिड है। अगर हम इसी को अप्लाई करें इस चीज के लिए, किसके लिए? मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी, क्या हम इस चीज को ट्राइंगल के लिए लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। आपको पता है कि जब आप किसी भी ट्राइंगल को, जैसे आपने कहा सर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, सपोज करो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ वैल्यू पता है। मान लो आप कह रहे हो सर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, सपोज करते हैं। तो आपको पता होगा जी कि कोई भी हमारी ट्राइंगल की जो सबसे जो बड़ी साइड होती है वो दो साइड के सम की हमेशा छोटी होती है। यानी कि ये जो साइड होगी ये इन दोनों के साइड से हमेशा के सम से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो जो बड़ी वाली जो ट्राइंगल की साइड होगी वो हमेशा इन दोनों की साइड के सम से छोटी होगी। तो ये देखो, क्या ये सही में, क्या ये इस ट्राइंगल के लिए वैलिड है? नहीं। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। ये इस ट्राइंगल के लिए वैलिड होना चाहिए, है ना। इस ट्राइंगल के लिए ये वैलिड नहीं है। प्रॉपर्टी तो यही होती है ना, क्योंकि आपको पता है ये। आप यहाँ पे रीजन चाहो तो आप एक बता सकते हो, रीजन चाहो तो आप बता सकते हो कि एज वी नो सिंस, क्या लिख दिया जाए? देखो ईच साइड, ऐसे लिख लो, ईच साइड of a triangle, each side of triangle is ऐसे लिख लो कि each side of triangle is less than the sum of other two side। कोई भी अगर आप एक साइड ले लो, है ना, तो बाकी दो अदर साइड के सम का मतलब बाकी दो अदर साइड का जो सम होगा वो थर्ड वाले साइड से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड। चाहे जैसा आप इसको बना करके लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में आप इसको बना करके लिख सकते हो। सो आप ये कह सकते हो, हेंस हमने ये देख लिया कि हमारी ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन केवल किसके लिए फुलफिल हो रही है? ये केवल आपकी जो फुलफिल हो रही है वो आपकी हो रही है कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है ना। तो अब आप ये कह सकते हो, सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर सी इज ओनली ट्रू व्हेन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर कोलीनियर वेक्टर। कैसे वेक्टर हो? कोलीनियर वेक्टर हो। ये बात फैक्ट है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप इसको फर्स्ट देख रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, बट बढ़िया सा एक प्यारा सा क्वेश्चन। चलो ये बात आपको समझ में आ रही है, दोबारा आप लगाओगे ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ये जो आपकी जो भी वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी ये कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है। कैसी वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। सिंपल। तो लेट कर लेते हैं सर क्या कि हमारी ये जो है ना, लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सो वेक्टर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये होगा। चलो कह रहा है कि भाई यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर का मतलब क्या पता होता है? कि जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सिंस वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, सो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। तो क्या किया जाए? इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? ये बचे
अंडर रूट 3x² इज इक्वल टू 1। क्या किया जाए अंडर रूट हटाने के लिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा देखो, 3x² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। सो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल। आ रही बात समझ में? कितना ईजी है ये, कर लो।